आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नर्मदा देवासी AR न्यूज़ के साथ और आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ज़िला आजमगढ़ के रहने वाले लाखों दिलों की धड़कन है अभिनेता विक्रांत राय। और आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और उनके बारे में जानेंगे और कि उनकी जर्नी कैसे रही। नमस्कार सर, आपका AR न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और AR न्यूज़ आलिशान के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हाय, हेलो, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, जैसे कि हमने आपकी बहुत सारी सीरियल्स देखी हैं, स्टार्टिंग आपने काव्यांजलि से करी थी और उसके बाद में आपकी सीरियल ZTV पे हैं जो कि मायका और घर की लक्ष्मी बेटियां। हाँ जी सर, तो उसके बारे में आप और उसके बाद में आपने युवा और भूरी जैसे मूवीज़ भी करी हैं, तो आपकी जर्नी कैसे रही मेरी उसके जर्नी बारे में बताइए। जी ज़रूर। मेरी जो जर्नी है वो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मतलब आसान भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा कहूँगा मुश्किल भी नहीं थी, क्योंकि अगर मैं उनसे कंपेयर करूँ जो अभी भी मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कुछ खास अभी उनके हाथ लगा नहीं है, तो उनके मुकाबले मेरी जर्नी डेफिनेटली थोड़ी आसान रही। शायद मैं किस्मत वाला रहा हूँ। और अगर मैं उनसे कंपेयर करूँ जो शिखर पे हैं, बेसिकली जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या इन्फ्लुएंस्ड हैं या स्टार किड्स हैं, तो उनके मुकाबले डेफिनेटली हमारी जर्नी जो है वो मुश्किल रहती है। वेल, आई स्टार्टेड ऑफ विद द सीरियल काव्यांजलि ऑन स्टार प्लस। उसके बाद मैंने घर की लक्ष्मी बेटियां और मायका किया ZTV पे। तो इन सारे शोज़ को करने के बाद जब लोगों के दिलों में मैंने अपनी जगह बना ली, तो उसके बाद फिर मैंने फ़िल्मों का रुख किया और 2015 में मेरी पहली फिल्म आई युवा, जो कि मणिरत्नम वाली युवा नहीं है, जो कि 2003 में आई थी। वो हम लोगों ने इस वजह से नाम उसका जो स्पेलिंग है वो चेंज किया था और उसको UVAA करके रखा गया था। तो उसमें काफ़ी अच्छी स्टार कास्ट थी। मेरे साथ ओमपुरी जी थे जो मेरे दादाजी बने थे, जिमी शेरगिल सर थे, रजित कपूर, अर्चना पूरन सिंह और संजय मिश्रा जैसे कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला और वो मेरा डेब्यू हुआ बॉलीवुड में बतौर हीरो। उसके बाद मेरी दूसरी फिल्म आई भूरी भी काफ़ी बड़े अच्छे कलाकारों के साथ मैंने काम किया, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में जिन्हें मैंने हमेशा से देख करके मैं बड़ा हुआ था, जैसे कि आदित्य पंचोली, रघुवीर यादव, मोहन जोशी, मनोज जोशी। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी मेरी एक आने वाली फिल्म है तत्क्षण और एक वेब सीरीज़ है लव यू ज़िंदगी रोमांटिक वेब सीरीज़ है, जिसमें बप्पी दा का उनका स्वर्गवास हो गया, तो उनका ये आखिरी काम है लव यू ज़िंदगी। और इसमें शान और अलका याग्निक का म्यूज़िक है और रोमांटिक स्टोरी है। और तत्क्षण में जो है वो काफ़ी ब्रूटल है, काफ़ी काफ़ी अलग रोल है। जैसा आप देख सकते हैं, मैंने पहली बार मुँह छुपाई है उस रोल के लिए। तो वो एक पुलिस ऑफिसर की एक जर्नी है, मर्डर मिस्ट्री है। सो उनके रिलीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ बस। तो सर, आपकी जो फर्स्ट मूवी थी युवा, उस मूवी में आपके दादाजी जो थे ओमपुरी जी थे, तो उनके साथ आपको काम करके कैसा लगा? देखिए, जो डेफिनेटली आपका लोगों का सपना होता है कि इन एक्टर्स को हम रियल में देख सकें कुछ सेकंड्स के लिए, लेकिन मैंने तो पूरा समझिए कि 1 महीना उनके साथ गुजारा है शूटिंग सेट पे। और मैं एक बिल्कुल नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मेरे लिए भी ये किसी सपने से कम नहीं था। देखिए, बहुत लोगों का सपना होता है कि हम ये जो फिल्म स्टार्स होते हैं इनके साथ कुछ सेकंड्स बिताने को मिल जाएं, कुछ समय बिताने को मिल जाए। लेकिन मेरे लिए तो मतलब मैं भी खुद एक आम बैकग्राउंड से आता हूँ, नॉर्मल बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़े किसी सपने से कम नहीं था कि मतलब मैंने उनके साथ 1 महीना सेट पे गुजारा फिल्म की शूटिंग के दौरान। और मेरे लिए सबसे बड़ा किसी अवार्ड से भी कम नहीं था जब उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम जब मेरा उनके साथ सीन हो रहा था और उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था कि बेटा आपने तो डायलॉग बहुत। उस समय मैं उनके पास रिहर्सल करने गया हुआ था, तो उन्होंने बोला कि क्या बात है, आपको तो पूरे डायलॉग याद हैं और ऊपर वाले की दया से आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। तो मुझे लगा वाह, मैं थैंक यू बोला। और उसके बाद जब हमारा सीन होने के बाद उन्होंने मुझे एक बात कही, तुरंत उन्होंने मेरी तरफ मुड़े और कहा कि बहुत ही अच्छा किया बेटा, तुमने बहुत दिल से किया तुमने। तो ये चीज़ मुझे लगा जैसे वो मेरे दादाजी बने थे और मैंने अपनी पहली फिल्म में जब मैंने उनसे बात की तो मैंने उनके पोते होने का एहसास कराया, उन्होंने मुझे अपने दादा होने का एहसास, एक उस तरह की बॉन्डिंग थी। तो खैर, ओमपुरी साहब अभी नहीं रहे, लेकिन वो यादें हमेशा हमारे मन में रहती हैं। सर, कंगना रनौत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि वो स्टार किड्स के बारे में वो टिप्पणी देते हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? हाँ बिल्कुल, देखिए वो
जो कहती हैं स्टार किड्स के बारे में कहती हैं, कभी कभी वो बहुत सारे मुद्दों के ऊपर बात करती हैं और बहुत सारे मुद्दों की जानकारी इतनी मुझे नहीं है, लेकिन देखिए वो ठीक ही कह रही हैं कुछ, मतलब ये कह रही हैं कि स्टार किड्स को डेफिनेटली वो फ़ायदा मिलता है, वो जो लॉन्च पैड है, वो जो सारी चीज़ें हैं वो उनको मिलता ही मिलता है और उस चीज़ को वो एक्नॉलेज कर सकते हैं कि मतलब हाँ हमें वो फ़ायदा मिलता है। प्रॉब्लम ये है कि वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, कंगना रनौत पीछे पड़ी हुई है, एक्नॉलेज करो, बोलो कि हाँ हमें फ़ायदा मिलता है, वो बोलेंगे नहीं हमको फ़ायदा नहीं है, हम भी ऐसे स्ट्रगल करते हैं। तो ये बात, ये जंग जो बहस है वो इसी पे छिड़ी हुई है। तो देखिए है तो है, जो है सो है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि स्टार किड्स अगर उनको फ़ायदा मिलता है तो दे शुड बी वेरी हैप्पी एंड से थैंक गॉड कि मुझे इस जन्म में, इस जीवन में इतने अच्छे घर में पैदा होने का मौका मिला। लेकिन फिर वो अपने काम पे ध्यान दें और कोई अगर बाहर से आ रहा है, कोई आउटसाइडर है, कोई अपने टैलेंट के बलबूते पे धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा है, तो उसके काम में लोग दखलंदाजी ना करें, लोग सपोर्ट करें, डीमोटिवेट ना करें, लोगों को मोटिवेट करें और अपने काम पे ध्यान दें। सर जैसे कि हमें पता है कि आपके पापा नेवी में हैं, जी, तो आप, हाँ जी, तो उसके बारे में आप नेवी का क्या योगदान रहा है उसके बारे में बताइए। नेवी का यस डेफिनेटली, इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी नौसेना है। अगर आप देखें तो दुनिया में 140 देश हैं, जिसमें से कई देश हैं जिनके पास नेवीज़ हैं, उनके बॉर्डर्स जो हैं वो समंदर से घिरे हुए हैं। तो उसमें भी हमारा जो देश है वो उसकी जो भारतीय नौसेना की ताकत है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो 7वें नंबर पे आती है, टॉप 10 में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात कहती है। दूसरा ये कि देखिए बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, हमारी फिल्में भी बहुत ज़्यादा, इंडिया जो है वो, भारत के लोग जो हैं वो बॉलीवुड को ज़्यादा फॉलो करते हैं, बॉलीवुड प्रधान देश है हमारा। तो जो हम बॉलीवुड में दिखाएंगे वही लोग समझेंगे। मैंने अक्सर ये देखा है कि जब भी हम मिलिट्री बोलते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये आर्मी से हैं, और कभी कभी तो पूरे डिफेंस को ही आर्मी बोल देते हैं, जो कि बहुत बेसिक सी चीज़ है कि देखिए मिलिट्री का मतलब सिर्फ आर्मी नहीं होता है। मिलिट्री का मतलब होता है, विथ रिस्पेक्ट टू आर्मी, मिलिट्री का मतलब होता है एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, तीनों को मिला करके मिलिट्री बनती है। तो डेफिनेटली इंडियन नेवी ने, और हमारी मूवीज़ ने कभी ये सब कवर ही नहीं किया। 1971 में इतना बड़ा वॉर हुआ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि दुनिया के किसी भी देश ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नेवी का इस्तेमाल लड़ाई में नहीं किया गया, सिवाय 1971 में भारत ने बहुत ही सफलता के साथ और बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दिया है भारतीय नौसेना ने, इंडियन नेवी ने 1971 में, जिससे हमारे देश की जो आर्मी थी उस समय, उनको भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिली जीत को हासिल करने में। जो 90,000 पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया था वो पॉसिबल हो पाया क्योंकि उसमें नेवी का बहुत बड़ा योगदान था, और नेवी का योगदान हमेशा है, हमेशा रहेगा। भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी देश के लिए हमेशा तत्पर है, तैयार है जी। सर अक्सर हमने देखा है कि आप बॉलीवुड शोज़ करते हैं, तो आप रियलिटी शो में क्यों नहीं आते हैं? बिकॉज रियलिटी शोज़ मतलब बिकॉज मे बी विच रियलिटी शो यू मीन? जैसे कि बिग बॉस है। बिग बॉस, ओके। सो देखिए मैं बिग बॉस देखता भी नहीं। इसका रीज़न क्या है मैं बताऊँ, ये मेरी सोच है। मेरा ये मानना है कि अगर कोई एक्टर है, कलाकार है, एक्टिंग, तो वो अपनी एक्टिंग से जाना जाए, ना कि अपनी एंटिक्स से, यानी कि अपनी उल्टी सीधी हरकतों से। तो बतौर एक्टर मैं सिर्फ फिल्म्स करता हूँ, शोज़, टीवी शोज़ या वेब सीरीज़, तो वहाँ पे मैं सिर्फ अपनी एक्टिंग से जाना चाहता हूँ कि लोग मुझे अपनी एक्टिंग से जाने, ना कि उल्टी सीधी उलझुल हरकतों से। तो एक एक्टर में उतना दम होना चाहिए, खुद में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी एक्टिंग के बलबूते पे आगे बढ़ जाऊँगा। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन। ओके सर, अगर आपको बिग बॉस का ऑफ़र मिल जाए तो आप क्या करोगे? तो आप वहाँ ज्वाइन नहीं कर पाओगे क्या? देखिए ऑफ़र जब आएगा तब जो सिचुएशन होगी उस हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। बट मैंने अपनी ना मन की बात आपसे बताई कि मतलब ये मेरा सोच है, यही मेरी भावना है, यही मेरे मन में है। सिचुएशन में क्या डिसीजन लेता हूँ वो मन को मार के लेता हूँ या कैसे लेता हूँ वो तो टाइम आने पे बताएंगे। तो सर आपने स्टार्टिंग में जो सीरियल्स की थी वो 2 बार मतलब 2 सीरियल्स आपने साथ में की, तो वो कैसे मैनेज किया उसके बारे में बताइए। अरे बाप रे, वो बहुत मुश्किल टाइम था। मतलब देखिए जब हम शो में आते हैं तो लोग हमें पसंद करते हैं, लोगों को हम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो सब मेकअप और जो एक्टिंग होती है जो हमारे ऊपर लाइट्स पड़ रही होती हैं वो ज़्यादातर उनका कमाल होता है। सिर्फ एक्टर ही अपने आप में अच्छा नहीं दिखता है, क्योंकि पीछे हमारे मेकअप दादा होते हैं और हमारे जो लाइटमैन होते हैं जो लाइट्स वगैरह लगाते हैं, अच्छा कैमरामैन, सारा डिपार्टमेंट एक टीम वर्क होता है। क्योंकि एक सीरियल करना, और जिस टाइम मैं कर रहा था, अभी तो मुझे पता नहीं, मैंने टीवी कुछ टाइम के लिए छोड़ रखा है, फिल्मों में भी हूँ, तो
जिस समय मैं कर रहा था उस समय तो मतलब 12, 13, 14, 15, 16, 18 घंटे, कभी कभी 24 घंटे से ऊपर लगातार आदमी एक सीरियल में फंसा रहता है, स्पेशली अगर वो हीरो है तो, या वो हीरोइन है, लीड रोल्स जो कर रहे हैं तो उनका क्या रहता है, कंटिन्यूस सीन रहता है। तो वो थोड़ा वो एक था, और लोगों को बहुत हैरत हुई कि उस टाइम पे मैं 2 सीरियल कर रहा था एक साथ, वो भी लीड रोल में। तो कैसे मैनेज किया वो मुझे ही पता है। मैंने शायद लाइफ में पहली बार रेड बुल पिया था, मुझे रेड बुल के बारे में समझ में आया था जब मैं ये घर की लक्ष्मी बेटियां और मायका कर रहा था। तो मैं 36 घंटे शूटिंग की थी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, एक सेट से दूसरा सेट, और दोनों सेट के जो ईपी थे ना, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, वो आपस में गाली गलौज कर रहे होते थे कि यार विक्रांत को भेजो, यार विक्रांत को कब फ्री कर रहे हो, कब छोड़ रहे हो विक्रांत को, अरे यार हमारा एपिसोड रुका हुआ है, हमारा एपिसोड रुका भाई, तो हमारा भी एपिसोड रुका हुआ, हमारा कल का टेलीकास्ट है, हमारा आज रात का टेलीकास्ट है। ये चल रहा है पूरा फुटबॉल की तरह, मैं इधर से उधर, वो आपस में झगड़ रहे। तो ये हालत थी, लेकिन मैंने मैनेज किया जितने समय तक कर सकता था। फिर मैंने टीवी सीरियल्स छोड़ दिया और फिल्मों के ऊपर फोकस करने लगा। तो जैसे कि सर हमने आपको हमेशा एक रिच रोल में देखा है कि एकदम इनोसेंट वगैरह, तो एक टपोरी रोल में आप कैसे आ गए, मतलब वो कैसे रहा आपके लिए? वो आप 200 करोड़ की बोतल की बात कर रही हैं, जो सीरियल था, उसका नाम ही था 200 करोड़ की बोतल। वो एक 1960 में ये थे अपने किशन चंद्र जी करके नॉवेलिस्ट थे, बहुत ज़्यादा फेमस किशन चंद्र। उनकी उपन्यास थी 1 करोड़ की बोतल। उसमें कुछ कैरेक्टर्स थे, महाराष्ट्र के कैरेक्टर्स थे, मतलब रंजीत दुग्गल पंजाबी था बेसिकली, बट माँ बाप महाराष्ट्र में गराज चलाते थे, बाप गराज चलाता है, गराज मैकेनिक है, वो सेटल हो गए थे। रंजीत दुग्गल और इंदुमती काकड़े जो महाराष्ट्रियन लड़की होती है जो चौल में रहती है, और एक रानी बाला करके ये कैरेक्टर के ऊपर वो स्टोरी थी। तो उसको हमने 200 आज के टाइम में मिला के 1 करोड़ की बोतल का जो उपन्यास था, उसको 200 करोड़ की बोतल नाम से सीरियल से हमने स्टार्ट किया उसको। तो उसमें हमने जब काम किया तो वो टपोरी रोल जो है वो डेफिनेटली थोड़ा सा उस तरह का लैंग्वेज था, तो मैंने उसको समझने की कोशिश की, बॉडी लैंग्वेज को समझा, मैंने ध्यान दिया कि ये लोग बात कैसे करते हैं। और जब आप दिल से कोई चीज़ करते हो एज एन एक्टर, कोई भी एक्टर अगर दिल से करेगा ना, उसकी एक्टिंग कभी गलत नहीं हो सकती। ये फील करना होता है, और जो ऊपरी कर रहे हैं तो फिर वो पता चल जाता है। तो सर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं युवाओं को बहुत सारे संदेश देना चाहूँगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई आप जो भी ज़िंदगी में करना चाहते हो, जो भी, आप सबसे पहले ना खुद को पहचानो। जिसने खुद को पहचान लिया तो उसे सही रास्ता पता चल जाएगा, उसे ही पता चल जाएगा वो किस चीज़ के लिए बना है। और अगर आपको लगता है कि आप इसी चीज़ के लिए बने हो, अगर आपके दिल ने बोला कि नहीं आप इसी चीज़ के लिए बने हो, फिर उसके आगे सामने ना जितनी भी रुकावटें आए ना, उसको फेस करना बनता है, उसको फेस करके आगे बढ़ना बनता है। यू विल नॉट गो रॉन्ग, आप सही जगह जा रहे हो। थोड़ा समय लग सकता है, कभी कभी मुश्किलें बहुत ज़्यादा आती हैं, डिपेंड करता है आपका सपना कितना बड़ा है। जितना बड़ा सपना उतनी ज़्यादा मुश्किल है। सर ऐसा कोई डायलॉग बताओ ना सर, जो आपने इंस्टा प्लस में या किसी में किया हो ऐसा। वायरल वीडियो, जी, तो वायरल वीडियो डेफिनेटली यस, मेरा एक वीडियो वायरल हो गया है आजकल, और वो वायरल है, मेरी एक पहली फिल्म है युवा, उसका जो एक सीन है जिसमें कि मैं क्लासरूम में मेरे आगे लड़की बैठी है और मैं उसके बालों में फूंक मार रहा हूँ, और वो बोलती है मैं सर को बताऊँ क्या, तो मैं उसको बोलता हूँ अरे नहीं प्लीज़ और उसके बाद फिर मैं उसको दोबारा फूंक मारता हूँ, और वो बोलती है अब तो मैं पक्का सर को बता दूँगी। तो उसने खड़े होकर बोलता सर देखो ना कब से परेशान कर रही है। तो संजय मिश्रा जी टीचर बने, तो बोलते, मतलब वो टर्न करते हैं और बोलते तुम लड़का छेड़ रही हो। तो वो जो डायलॉग है ना, वहाँ से वो पिकअप हो गया, और अभी वो इतना वायरल चल रहा है आजकल, काफ़ी लोगों के व्हाट्सएप पे आ जाता है, फेसबुक पे चल रहा है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much once again for having me over. So it was great speaking to you. थैंक यू सर। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज़।